Thank you. We have completed 2 days, and now today is the third day. Yesterday evening, when we are closing the session and going out, one of the participants told me that she do not understand Hindi at all. So all the time we are using Hindi for our medium of conversation, and someone do not follow them. It was not correct. Now I don't know whether any participant who cannot understand English okay. Then we shall have to be bilingual. What we can do probably is we can choose a language, Mm-hmm. and then we can do a short translation after your talk. Oh, that's good. मेरे लिए हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों मेरे मातृभाषा नहीं हैं, ना मैंने ये दोनों भाषा को सीखा है. Under compelling circumstances, I had to pick them up. So both of the language I do not speak properly. टूटा फूटा बोलता हूँ और टूटा फूटा अंग्रेज़ी बोलने का मुझे अधिकार नहीं है. टूटा फूटा हिंदी बोलने के लिए हिंदी दिग्गजों ने हमको अधिकार दिया है. आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी जी मेरे ऊपर बहुत कृपा रखते थे, तो उनके साथ मेरे बहुत वार्तालाप होते थे. तो वो जो कहते थे मैं समझता था, मैं तिब्बती में उसका उत्तर देते थे, और स्वर्गीय सिम्पा जी या कबीर टश पेंजोर जी हमारा अनुवादक होता था. तो मेरे बातों को आचार्य जी को हिंदी में समझाते थे और वो सीधे हमसे बात करते थे. तो एक दिन पूछा कि आप हिंदी क्यों नहीं बोलते हैं, आप समझते तो हैं तो बोलिए. मैंने कहा कि शब्दों का तो कुछ याद हैं, लेकिन व्याकरण की जान नहीं है. विशेष रूप से लिंग भेद काल भेद में बहुत त्रुटि हो जाते हैं. तो द्विवेदी जी ने कहा कि अच्छा सिम्पा जी आप जाइए, हम दोनों को अकेले बैठने दीजिए. तो सिम्पा जी को उन्होंने निकाल दिया. फिर उन्होंने कहा कि आप जो कुछ मुंह में आए बोलिए, हिंदी में कोई व्याकरण से बंधा हुआ नहीं है. भाषा का उद्देश्य है संप्रेषण होना, एक दूसरे को समझाना. आप बोलिए दही खट्टा है तभी समझ जाएंगे, आप बोलिए दही खट्टी हैं तभी समझ जाएंगे. तो उसमें व्याकरण क्यों चिंता करना है. तो फिर उन्होंने बहुत आग्रह से कई जगह मुझे हिंदी में बोलने का कार्यक्रम रखवाया. तो इसलिए मैं कहता हूँ मैं गलत हिंदी बोलने का अधिकार मुझे प्राप्त है. Yesterday we talk about the viewpoints of cooperation and struggling. And also we talk about the effects of the modernity and modernization. And then finally we also talk about what we can do, what we should do, particularly in the coming 10 years. These few things we have deliberated yesterday.
जो कल बात हुए थे उसको मैं थोड़ा सा संक्षेप में स्मरण दिला देता हूँ। उस पहले एक और बात जो शुरू में कहना चाहिए था, पहला दिन ही कहना चाहिए था, वो रह गया है। वो ये है कि मैं जो कुछ आपके सामने निवेदन करता हूँ, whatever I put before you is either my viewpoint or coming from the scripture, Buddhist Wangmai. So it is only a suggestion before you, a thing for your consideration. You should not accept them. उसको मान लेना नहीं चाहिए, जानने की प्रयास करना चाहिए। तथागत बुद्ध के ये विशेषता थे, अन्य शास्त्राओं से उनका कुछ भिन्नता क्या होता है। उनका आग्रह था कि बुद्ध के अनुयायी लोग जो बुद्ध कहते हैं उसको स्वीकार ना करें। बुद्धा के प्रति श्रद्धा होने के कारण, बुद्धा के प्रति गौरव होने के कारण या बुद्धा के प्रति आस्था होने के कारण वो जो कुछ कहते हैं उसको मान लेना ये ठीक नहीं है। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, हर शास्त्रों में उसकी उदाहरण होता है, गिलोंग तागम खे नाम से सिक्चे दर तो लेपर तालंगा एक कला और चाहे क्वेश्चन में। ये प्रसिद्ध इसलिए हुआ कि आचार्य शांतरचित ने अपने न्याय ग्रंथ के प्रारंभ में ही ये लिखा, इसका उद्धरण किया। इसका अर्थ यह है कि कोई गोल्ड स्मिथ या गोल्ड की कोई चीज़ बनाने वाले उनको स्वर्ण दिया जाए तो वो पहले स्वर्ण का परीक्षण करता है कि वो सही खालिस सोना है कि या नहीं। तो उसके लिए वो आग में जलाते हैं और औजारों से काटते हैं और पत्थर पर रगड़ते हैं। ऐसा 3 किस्म की वो परीक्षण करते हैं, तब जाकर के वो कहते हैं कि ये शुद्ध सोना है कि या नहीं है। तो उस तरह से जो मेरे कथन को, भगवान बुद्ध के कथन को आप अपने तार्किक दृष्टि से प्रत्यक्ष विषयों को, प्रत्यक्ष प्रमाण की कोई कंट्रोडिक्शन तो नहीं है, अप्रोच चीज़ों को अनुमान प्रमाण के माध्यम से कोई दोष तो नहीं है, अति अप्रोच चीज़ों को आगम प्रमाण के माध्यम से कोई दोष नहीं आता है, या आगे पीछे कहीं अंतर्विरोध तो नहीं है, या शब्दों की अशुद्धता तो नहीं है। ये सारे चीज़ के माध्यम से परीक्षण करने के बाद अगर आप समझते हैं कि ये सही हैं तब स्वीकार करिए, नहीं तो बुद्धा की कहा है, बुद्धा ने कहा है ये कह करके स्वीकार मत करिए। तो ये एक बहुत विशेषता है। तो इसलिए आप लोगों ने मुझे इस संवाद के संचालन करने के लिए कहा गया और एक पृथक आसन दे करके ऊंचा बिठाया गया। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सब सही है, उसको आप मान लेना चाहिए, उसको आप जान लेना चाहिए, और जानने के बाद या तो स्वीकार करिए या अस्वीकार करिए। तो बिना जाने अस्वीकार करना भी सही बात नहीं है। जान करके स्वीकार और नकार करना, ये पृच्छावान बौद्ध वांग्मय में के बाद आता है। पृच्छावान श्रोता, पृच्छावान अनुयायी, वो परीक्षण करके उसको अपनाते हैं।
या मानते हैं या जानते हैं। तो इसलिए ये परीक्षा करने की एक वस्तु आगम की वस्तु, शास्त्रों की वस्तु हो सकते हैं, मेरे अपने दृष्टिकोण हो सकते हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो उसको आप परीक्षा करें, उसको एकदम स्वीकार ना करें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपके मन में हमेशा रहना चाहिए। कल मैंने संक्षेप ये किया था कि ओरिजिनल माइंड, ऑर्डिनरी रैशनल माइंड का शब्द मेरे द्वारा उपयोग हुआ है। इसमें कोई शास्त्रीय या दार्शनिक की पारिभाषिक शब्दों की श्रेणी में ले जाकर के परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। ओरिजिनल माइंड में उस चित्त को, उस विचार को या उस मन को कहता हूँ जो आधुनिक के दबाव से, चाहे वो एजुकेशन के माध्यम से हो, चाहे वह सामाजिक रीति रिवाजों या मान्यता के माध्यम से हो, या बहुमत के माध्यम से हो, उससे प्रदूषित ना होकर के, इन्फ्लुएंस ना होकर के, दबाव में ना आकर के अपने यथाशक्ति जो समय के हेतु है उसके माध्यम से परीक्षा करें। वह चित्त एकदम किसी भी दबाव से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ हो, ऐसा भी होना संभवतः आजकल संभव नहीं है। लेकिन ओरिजिनल माइंड मैं उसको कहता हूँ जो माइंड या तो कंडीशन फ्री हो या अवेयर हो कि मैं कंडीशनड हूँ। द अवेयरनेस ऑफ द लिमिटेशन ऑफ वंस माइंड, वंस थॉट, और उसके साथ उस लिमिटेशन को देखते हुए परीक्षा करने की चेष्टा करते हैं, उसको हम ओरिजिनल माइंड कह सकते हैं। और उसके अतिरिक्त जो बाह्य कारणों से प्रभावित हैं, दबाव हैं, इन्फ्लुएंस्ड हैं, इतना ही नहीं, आजकल तो बहुत पक्के ढंग से ब्रेन वॉशिंग और इंडोक्ट्रिनेशन किया हुआ रहता है। ब्रेन वॉशिंग और इंडोक्ट्रिनेशन का शब्द बहुत पुराना नहीं है। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की जो विचार था वो चरम सीमा पर थे। तो ये दो चीज़ बहुत अत्यंत आवश्यक उपकरण माना गया था कि लोगों को इंडोक्ट्रिनेट करना चाहिए या ब्रेन वॉश करना चाहिए। तो जिसको कल्चर रिवोल्यूशन के नाम से भी, दिमाग के क्रांति के नाम से भी कहीं कहीं पुकारा गया है, ताकि मनुष्य को एकदम परंपरा के स्रोतों से या अपने जड़ों से एकदम विच्छिन्न कर दिया जाए। वो कहीं ठोस ताल पर वो खड़े ना हो पाए। जब वो खड़े नहीं हो पाएंगे तब वो हमारा आज्ञाकारी होंगे, जो हम बताएंगे उसको करेंगे। तो इसलिए वो सारा, यहाँ तक कि पुरातन वस्तुओं को भी हटा दिया जाता था कि लोगों के सामने ना आवें, पुराना याद ना आवें। तो ये सब इंडोक्ट्रिनेशन की और ब्रेन वॉशिंग की प्रोसेस में है। हमारे पास ऐसा तो नहीं है, लेकिन सारा एजुकेशन इस प्रोसेस की एक उपज है। सो वी आर डूइंग समथिंग लाइक दैट। अगर उससे प्रभावित हैं और प्रभावित होने की जानकारी या बोध अपने को नहीं है, तब हम ठीक ढंग से
तार्किक या रैशनल नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए उसकी बौद्ध होना जरूर है। तो इतना मोटा मोटे रूप से इतना समझें, who are not aware of the condition, they doesn't have the original mind. Who have recognized my mind is conditioned, even not conditioned, my mind is being polluted or something, the outside factors. So this awareness is absolutely necessary. फिर एक वार्तालाप के संतत में एक बात ये भी आए थे कि सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी, हर चीज़ अनसर्टन है, विशेष रूप से जो भविष्य की चीज़ है वो सब अनसर्टन है। तो इसलिए अनसर्टन के साथ डील करना सरल नहीं है। टू डील विद अनसर्टेनिटी इज समथिंग वेरी रिस्की एंड चैलेंजिंग। सो फॉर दैट मैटर आई वांटेड टू रिमाइंड यू दैट ऑल द अनसर्टेनिटी इज कम विथ a definitive certainty. Nothing is uncertain without a couple of certainty with it. For example, all the person who have born are certain to die. The death is 100% or 200% certain. Nobody can challenge that certainty. And with that certainty, the uncertain is when it will come, when the death will come. That is absolutely uncertain for everyone, for every जीवधारी। आज आएंगे, कल आएंगे, 100 साल के बाद आएंगे, या बैठे बैठे आ जाएंगे, या बहुत लंबे बीमारी के बाद आएंगे, ये किसको पता नहीं है। So similarly, all the uncertainties, the certainty is the change. No composite thing is permanent. The Anitya Siddhant goes with all the phenomena which are composed by cause and conditions. Whatever thing is created through cause and condition, that is bound to be decay. Or even you do not use the decay, the change, transformation is always certain. So therefore, the tradition was not permanent. It changed and it decayed. Similarly, the modernity is also a temporary. So we should know that it will also definitely undergo change. Now, what is uncertain is the change would be for the better or for the worse or for the something different. In that, the human effort might be वर्केबल। परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन अच्छे की दिशा में होंगे या और भी खराब की दिशा में होंगे, वह अनिश्चित हैं। अब उसमें अच्छे की दिशा में होने के लिए मनुष्य को प्रयास करना चाहिए और वह प्रयास करना सार्थक होगा। और शायद ये मानव की दायित्व है कि एक चेंजेबल चीज़ हमारे सामने है, उसको नीचे गिराने की बजाय ऊपर उत्थान करें, उतर जाएं। तो उस दृष्टि से
मनुष्य को चेष्टा करना चाहिए. So that point is also given for consideration, giving our mind to for consideration and examination. Then yesterday I talked about the effects of the modernity, which reverse number of orders, sequences or orders or priorities among them self and the other was one, and the individual and the society was second, and the mind and body was third, and the right and duties was fourth, and cooperation and competition was fifth, and these five disorders are some of the major effects of the modernity, and what we can do to correct them is the question with which we are trying to find some solution or some answer. So यहाँ तक पहुँचे थे कल. अब इसमें आगे सोचने के लिए, क्योंकि यह संवाद दो शब्दों को लेकर के आयोजन किया गया है, ओरिजिनल माइंड और ऑर्डिनरी रैशनल माइंड. तो उसके लिए हमें ये अवबोध कर लेना होगा कि हर व्यक्ति कोई ऐसा नहीं है जिसकी चित्त में ओरिजिनल माइंड विद्यमान ना हो. जो भी सत्व हैं, सेंशिएंट बीइंग्स हैं, उनकी साथ ओरिजिनल माइंड हमेशा विद्यमान रहते हैं. अब वो विद्यमान प्रत्यक्ष रूप में रहते हैं या वासना के रूप में रहते हैं. यहाँ वासना का शब्द जो है वो शायद ठीक से ना समझें. आधुनिक की भाषा में सब कॉन्शियस भी कहते हैं, कॉन्शियस के रूप में या सब कॉन्शियस के रूप में. कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस तीनों चित्त के बारे में आधुनिक साइकोलॉजी वाले प्रयोग करते हैं, लेकिन भारतीय दार्शनिक प्रस्थानों में सबकॉन्शियस का शब्द उतना प्रयोग नहीं है. लेकिन हम सुविधा के लिए ले सकते हैं कि ओरिजिनल चित्त, ओरिजिनल माइंड प्रकट रूप में नहीं भी हो तो वो अप्रकट रूप में, बीज के रूप में समय विदित है, तो उसको जागरूक किया जा सकता है. सामाजिक स्तर पर, संपूर्ण विश्व के स्तर पर कोई सकारात्मक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए.
ऐसे सोचने वाले लोग दो चीज़ अपने मन से हटा देना चाहिए। पहला, परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, ये सोच, इसको ठोंस ठोंस करके हमारे ऊपर भरा हुआ है। ये भी कंडीशनिंग में से एक बहुत बड़ी कंडीशनिंग है कि जिस दिशा में दुनिया जा रही हैं और वहाँ से लौट कर आने की कोई सवाल नहीं है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। आगे नहीं जा सकते हैं, ये एक संभावना है, या आगे चलते रहेंगे जल्दी या धीरे, उतना ही संभव है। अब इसको पीछे लौटाना, और पीछे लौटाना ये शब्द जानबूझ करके इस्तेमाल किया गया है, गो बैक। हमको पीछे लौटना कुछ नहीं है। जिस तरफ हम दौड़ रहे हैं वो सही मार्ग में दौड़ें, गलत मार्ग में ना दौड़ें। हम मार्ग परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हम आपको दौड़ने से रोक नहीं रहे हैं और आपकी दौड़ने की क्षमता को भी समाप्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस रास्ता में आप दौड़ रहे हैं वो रास्ता आगे जा कर के कहाँ पहुँचेंगे उसकी बोध दौड़ने वालों को नहीं है। उसका बोध दौड़ने वालों को देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो अनचेंजेबिलिटी की जो धारणा है, इस धारणा को मेरे दृष्टि से समाप्त करना होगा। ये प्रश्न उठा था, मैं बोल रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन या विकास कॉज एंड कंडीशंस के सहयोग से होते हैं या उसके संघर्ष होते हैं। इसको दो दृष्टिकोण मैंने बताया, तो ये प्रश्न उठा कि कौन सा दृष्टिकोण चुने। ये इसके लिए सब स्वतंत्र हैं या उसमें से एक चुनना चाहिए। स्वतंत्र की शब्द तो अगर यहाँ इस माने में समझा जाए कि कोई आदमी को बाध्य किया जा सकता है कि आपको ऐसा दृष्टि रखना चाहिए, वो तो नहीं किया जा सकता है। कोई भी दृष्टिकोण रखें वो तो ठीक है, लेकिन दृष्टिकोण सही होना चाहिए। गलत दृष्टिकोण को हम सही मानना नहीं चाहिए स्वतंत्रता के नाम पर। संघर्ष से विकास होता है या सहयोग से विकास होता है, ये दो अपोजिट चीज़ हैं। एक को मानने से दूसरा का मान्यता निषेध हो जाएंगे। तो इसलिए दृष्टिकोण जो सही दृष्टिकोण होगा उसको समय के दर्शन कहेंगे, और जो नहीं है ऐसा देख रहे हैं उसको मिथ्या दृष्टि कहेंगे। तो हमें समय की दृष्टि ही रखना है। भगवान बुद्ध ने प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन में अष्टांग आर्य मार्ग की दर्शना किया था। उसमें सबसे पहले समय की दृष्टि है, द राइट व्यू। वस्तु को देखने की दृष्टि समय की नहीं होगा तो उस वस्तु को ले करके आगे चलने की मार्ग भी सही नहीं होंगे। संघर्ष से विनाश होता है, सहयोग से विकास होता है। ये कोई तार्किक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, देखने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष है। सहयोग तभी होता है प्रोपोर्शनेट सम्मेलन हो। चार महाभूत सभी चीज़ों की हेतु है। हमारा शरीर चार महाभूतों से बने हुए हैं
और समस्त जगत 4 महाभूतों से बने हुए हैं। 4 महाभूत अपने अपने स्वभाव में विपरीत हैं। तृष्ण आग या तरल जल, स्थिर पृथ्वी, चंचल हवा, ये चारों का अपना अपना स्वभाव भिन्न है। और इसके संतुलन बिगड़ जाए, आग थोड़ा हो, जल ज़्यादा डाल दिया जाए तो आग बुझ जाएंगे, जलमय हो जाएंगे। या पानी थोड़ा हो, आग ज़्यादा हो तो पानी भाप भंग करके सूख जाएंगे, तो वो एक साथ रह नहीं सकते हैं। लेकिन उसका जब संतुलन बनते हैं तो उससे क्रिएशन होता है, क्योंकि वहाँ पर संघर्ष नहीं है, कोऑपरेशन है। हमारा शरीर में चारों हैं, वो चारों प्रकृति के माध्यम से स्वतः हमेशा संतुलन बने रहते हैं। जितना अनुपात में जिसको काम करना है उतना ही अनुपात में करते हैं। हर चीज़ अपने अपने स्थान पर रहता है, स्वस्थित अपने अपने स्थान पर जितना जितना मात्रा में चाहिए उतना स्थित हैं तो हम स्वस्थ हैं। और वो थोड़ा सा बिगड़ जाएंगे तो अस्वस्थ हो जाएंगे। एक चीज़ अपनी जगह से थोड़ा हिल जाते हैं। अगर बीज मिट्टी में डाल देते हैं, उसके बाद सभी अनुपात की मात्रा में सहयोग नहीं बनते हैं, एक दूसरे के ऊपर अधिकार या आधित्य प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे तो हर चीज़ का विनाश होगा। चारों तत्वों में से कोई चीज़ें मिट जाएंगे तो उससे कोई नए उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। और उसमें सहयोग का अर्थ ये है, अगर कोई सत्व होगा तो वो एक प्रकार से स्नेहपूर्ण संयुक्त होंगे, तब संतान उत्पन्न किया जा सकता है। और क्रोध या द्वेषपूर्ण सम्मेलन भी होगा तो उसमें संतान उत्पत्ति की संभावना कम हो जाते हैं। अगर कोई सत्व है, चित्तधारी हैं, तो उसमें भी इसके अंतर रहता है। तो इसलिए जो सहयोग से विकास होता है ये समय की दृष्टि है, और संघर्ष से उत्पन्न कोई चीज़ होता है वो मिथ्या दृष्टि है। वो तार्किक की दृष्टि से परीक्षा किया जाए तो वो खरे नहीं उतरेंगे। ये एक तथ्य की बात है। तो ये छोटे छोटे चीज़ जो कल बातों में आए थे, तो फिर बातों बातों में ये भी आए थे, कोई स्वबोधचित ओरिजिनल मन की तरह कोई ऐसा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस भी होते हैं कि नहीं होते हैं, उस दिशा में हम नहीं जाएंगे। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की बात दर्शनों में बहुत आए हैं, विशेष रूप से कला के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में इस बात को कहा जाता है। कुमार स्वामी ने इस पर बहुत लंबे अपने मत दिया है। तो वो ओरिजिनल मन के साथ हम अभी जोड़ेंगे नहीं, इसको अलग रखेंगे, तो उसका अपना एकेडमिक लेवल पर बातचीत होते रहेंगे। हाँ, उसको नकारने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ ओरिजिनल माइंड की बात कह रहा हूँ। वो ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के विषय में जोड़ नहीं रहा हूँ, उससे अलग रख रहा हूँ। ये इंडिविजुअल माइंड है। इंडिविजुअल माइंड में अवेयरनेस ऑफ द कंडीशनिंग और द लिमिटेशंस, उतने से अपने
विषय वस्तु को उस अवेयरनेस के साथ अप्रोच करने लायक जो होगा वही ओरिजिनल माइंड के रूप में रखेंगे। तो आज आखिरी तो आपके लिए तो नहीं है, लेकिन मेरे सहभागी जो है वो कल नहीं रहेंगे, तो इसलिए आज की चर्चा के लिए फॉर डिस्कशन टुडे I would like to draw your attention to few points. The first point is, as I mentioned before, we must reject the idea that there's no remedy of today's problem. The modernity or the post-modernity is a kind of human future which cannot be altered or which cannot be improved or something. That idea should be rejected. And at the same time, to think that we can change it in few decades, or that also entire globally. The globalization process did not took much time, and in fact within few decades the process of globalization of economy, cultural, I shouldn't say cultural, economy, education, and uniformization of human thinking process. These were globalized in just few decades or in 1 century or so. I was looking the speed of education process introduced in India by Macaulay. It was sometime 1833-34 the idea was started. By the 1909, less than a century, the entire English education process has been implemented in entire India, and all the ancient Indian education and institutions are completely destroyed. So that you know, I need not. So 80 years or 90 years is not a huge period. But can we think of repairing it in such short period? It may be possible, but we have to be patient and we have to be plan it at least 100 years or 200 years, and for which how we can prepare the seeds, and we can sow the seeds, and we can try to accumulate or curate conducive conditions for those seeds. So these are the things. Our generation is also not a big majority people, like-minded few people. We should think about these things. One thing extremely important for our kind of movement or our kind of way of thinking, the first and foremost and the indispensable mindset which need is a compassionate mind. Compassionate mind particularly
for those perpetrators, wrongdoers, who have damaged the entire humanity through the process of modernization. Last 2 days we talk over and over again the result of conflict and the result of cooperation. So we shall have to cooperate with the perpetrators, help them to save them from the wrong path. For that purpose, we need unconditional love and compassion to them. Because the wrong action inevitably creates anger to the right-thinking man. Even not anger, the kind of irritation is necessarily created. ये क्या कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादातर गुस्सा ही आ जाता है. अगर गुस्सा नहीं भी आए तो इरिटेशन होता है, ये गलत हो रहा है, ये आदमी अच्छा नहीं है, ऐसा सोचते हैं. आर्यदेव ने बुद्ध वचन को कोट करते हुए कहा है, क्लेशचित भगवान ने शत्रु के रूप में देखा है, परंतु वो क्लेशचित वाले व्यक्ति को शत्रु के रूप में नहीं देखा है, अपितु वो मित्र के रूप में देखा है. गांधी जी ने पढ़े तो नहीं होंगे इस शब्द को, लेकिन ठीक उस तरह से पाप से घृणा करो, पापी को प्यार करो, ये गांधी जी का शब्द है. 1000 वर्षों पहले आर्यदेव जो कह गए थे, 1000 वर्षों के बाद गांधी जी ने उसको बिना जाने रिपीट कर दिया. इसका अर्थ ये है कि उसमें कोई सत्य है, तथ्य हैं, तो गांधी जी को ये विचार आया. जितना गलत काम हुआ है उस काम को गलत कहना चाहिए और अपने को उससे बचाना चाहिए. उस काम की भागीदारी में हम नहीं होना चाहिए और उसका प्रतिकार या विरोध करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उस काम करने वाले को प्यार करना चाहिए, स्नेह करना चाहिए. वह भी एक सत्व है, एक सेंशियंट बीइंग है, तो करुणा के पात्र हैं. तो ये अहिंसक कार्य की, जो भी अहिंसक कार्य हो, अहिंसक कार्य स्वार्थ में नहीं होता है. अहिंसक कार्य हमेशा प्राथमिक होता है, और जो प्राथमिक होते हैं तो अहिंसक तब हो सकता है जो समस्त प्रायण, समस्त सत्व, अपने से पृथक जो भी सत्व हैं वो सब एक ही जैसे मैत्री और करुणा की साधन हो, उसकी ऑब्जेक्ट में आए, उसकी पृष्ठभूमि में आए, तभी हम कुछ कर सकते हैं. तो ये बात समझना बहुत जरूरी है. इसको अभ्यास करने के लिए कुछ लोगों के लिए तो ज़्यादा समय ना लगे, अधिकांश लोगों के लिए जो नेगेटिव इमोशन के दबाव में ज़्यादा हैं, उन लोगों के लिए 10 वर्ष भी शायद पर्याप्त नहीं होंगे. मैत्री, करुणा,
बुद्धचित्त को साधने वाले साधक लोग हैं, वो जीवन पर्यंत इसको साधना करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उस चित्त को उत्पन्न करने में बहुत सरल अनुभव नहीं होता है। तो इसलिए संपूर्ण जगत के प्रति करुणा की भावना उत्पन्न करने की चेष्टा करना, यह हमारा प्रथम कार्य होगा जो इसमें कुछ करने की प्रयास करते हो। तो उसके लिए बहुत सा साहित्य हैं, कैसा उस चित्त को उत्पाद किया जाए। विशेष रूप से बौद्ध और जैन, ये दो अहिंसक धारा हैं। अहिंसक साधना में जैन आगम या जैन धर्म बहुत जगह पर बौद्धों से भी आगे जाते हैं। तो इसलिए कंपैशनेट माइंड को कैसा उत्पन्न किया जाए, बौद्धों की वांग्मय से आप ले सकते हैं, जैनों के आगम से ले सकते हैं। वैसा समस्त भारतीय वांग्मय अहिंसा को प्रमोट करते हैं, संतुलित करते हैं, लेकिन कुछ दार्शनिक के धारा ऐसा हैं जहाँ जहाँ 100% हिंसा को नकारा नहीं किया है। कोई बड़े उद्देश्य के लिए अगर आवश्यकता पड़े तो हिंसा भी किया जा सकता है, ऐसा करने वाले लोग भी हैं। किसी भी हालत में हिंसा से कोई कम नहीं बनते हैं, ये कहने वाला जैन और बौद्ध दो परंपरा है। और फिर तीसरा, गांधी को माना जा सकते हैं। गांधी कोई धार्मिक प्रवक्ता तो नहीं है, लेकिन उनके सिद्धांत और उनके कथन और उनके कार्य पिछले 1000 वर्षों में ऐसा कोई व्यक्ति उत्पन्न नहीं हुआ जिसने कथन और कार्य को भेद नहीं रखा, एक ही जैसा कर पाया। तो उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो गांधी ने ये कहा है कि जिस परिवर्तन को आप समाज में ले आना चाहते हो, पहले अपने को उस परिवर्तन के माध्यम से बनो। तो उससे प्रेरणा लेकर के, दलाई लामा जी से प्रेरणा लेकर के फ्रांस और यूरोप के कई देशों में, अब अफ्रीका वाला भी थोड़ा उसमें जोड़ गया है। तो एक छोटे समूह हैं, बेटर वी बेटर वर्ल्ड, उसका उस मूवमेंट का नाम रखा है बेटर वी बेटर वर्ल्ड। तो उसमें अधिकांशतः युवक लोग हैं। तो वो ये चेष्टा कर रहे हैं कि जो परिवर्तन हम दुनिया में लाना चाहते हैं, उसमें हम अपने को पहले कैसा परिवर्तित किया जाए। तो ये सोचने वाले लोग हैं। तो मैं समझता हूँ ये सही है। उनका लिटरेचर भी कॉल फॉर कंपैशनेट रिवोल्यूशन, दलाई लामा जी का एक इंटरव्यू था। तो वो 14 भाषाओं में अनुवाद होकर के काफ़ी विस्तृत हो गया है। किताब बेचने वालों के लिए कोई अवार्ड भी मिला है, बेस्ट सेलर करके। ये तो कोई व्यापारी की बात है, यहाँ कोई संबंध नहीं है। और द न्यू रियलिटी एक दूसरा किताब है। तो इन सब के माध्यम से लोग ये सोचते हैं कि इसमें कुछ करना चाहिए। तो उस काम के साथ कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जो यूनाइटेड नेशंस की ये जो पर्यावरण संरक्षण के विषय में कन्वेंशंस बुलाते हैं या उसकी में काम करते हैं, वैसा भी लोग उसमें जुड़े हुए हैं। तो मैं इसलिए कि कह रहा हूँ कि आज हर जगह कोई न कोई समूह मिल जाते हैं जो कुछ पर्यावरण को लेकर के, कुछ आधुनिकता को लेकर के, कुछ हिंसा को लेकर के, कुछ मनुष्य के
स्वास्थ्य और मकान कपड़ा खाना की विषय को लेकर के, पॉवर्टी को लेकर के ऐसा सोचने वाले बहुत हैं। तो इन सब को धीरे धीरे परस्पर सूचना आदान प्रदान हो, कहाँ पर क्या हो रहा है, कितना उसके प्रभाव हैं, नतीजा हैं, उन सब को एक दूसरे के साथ साझा करते रहने से इस कार्य को बल मिलेगा, ऐसा लगता है। तो फिर ये प्रश्न उठेंगे कि हम कैसे करेंगे। तो वो मैंने शुरू में ही कहा कि पहले अपने जीवन में उतारना, फिर अपने साथी संबंधी परिवार में उसको करना, फैलाना। तो उसके माध्यम से धीरे धीरे समस्त मानव के साथ उस काम को जोड़ना, ऐसा धीरे धीरे चलना होगा। गांधी जी ने लिखा है कि समस्त मानव की सेवा मैं अपने आसपास के लोगों के माध्यम से ही कर सकता हूँ, सबके पास मेरे पहुँच नहीं है। ये सही बात है। अंग्रेज़ में जो कहावत है ना, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, वो कहावत बहुत अच्छे हैं। सोचना और योजना बनाना तो स्थानीय ही संभव है। ये पूरा मानव के संबंध में, पूरा सत्वम के संबंध में, संपूर्ण जगत के संबंध में होना चाहिए सोच। लेकिन उसको कार्यान्वयन करने के लिए अपने अपने स्थान से ही करना होगा। तो हम हर जगह एक जैसे पहुंच नहीं हैं, हमारे सीमाएं हैं। तो फिर हम क्या करें? मैंने 4, 5, 6 व्यवस्था अव्यवस्थित हो गए हैं ये कहा था। तो हम अपने जीवन में इसको फिर से रिवर्स करके व्यवस्था मिला सकते हैं या नहीं, ये अपने जीवन में परीक्षा करना होगा। क्या हम अनेक को स्व से अधिक महत्व दे पाएंगे? कोई ऐसा परिस्थिति आवे तो लोग को या समाज को व्यक्ति से ज़्यादा महत्व दे पाएंगे? चित्त और शरीर को, चित्त को ज़्यादा महत्व दे करके शरीर को गौण कर सकेंगे? सहयोग और सफलता में से हम सहयोग को चुन सकेंगे? तो ये सारे चीज़ अपने स्थान पर जांच पड़ताल करें, अपने समूह में जांच पड़ताल करें। और इसमें हर किस्म की संभावना है। परिवार में ही अपने को इंकरेजमेंट या सहयोग ना मिले, जिसको हम एक प्रकार से गुण मानते हैं, वो अपने परिवार वाले दोष मानते हो। लौकिक के व्यवहार में स्व से पर को ज़्यादा महत्व देना अव्यवहारिक जैसा लगेगा। और आजकल इंडिविजुअल राइट्स की, फ्रीडम की जो बात चल रही हैं, उसमें भी कोई अपने राइट्स को छोड़ना मुख्यतापूर्ण नहीं लगेगा बहुत लोगों को। तो ऐसा लगे, अपने निकट परिवार में लोगों को ऐसा लगे और ऐसा संप्रेषण भी करें, तो हम उसको कैसा डील करेंगे? तो इसलिए ये एक बहुत लंबे प्रोसेस हैं। गंभीरता से
ऐसा कुछ करने की 5, 10, 50, 100 साल की माध्यम में 1, 2, 3, 4 पीढ़ियों तक हम इसको ले जाने की सोचता हो तो छोटा समूह बैठ करके 2-3 महीने के समय देकर चिंतन करके फिर एक खाका तैयार किया जा सकता है। खाका एक भी ना हो, 4, 5, 10 जहाँ जहाँ स्थानीय परिस्थितियाँ हैं, लोकल कंडीशंस को देखते हुए, इंडिविजुअल कंडीशंस को देखते हुए, लेकिन इसमें शिक्षा को हर लोग साथ में लेना, जो भी खाका बनेगा उसमें बच्चों की शिक्षा में हम कैसा इस बात को ला सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम को कैसा परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि आगे जाकर के एजुकेशन का जो प्रोसेस हैं वो बहुत अधिक इसमें काम आने वाले हैं। और एजुकेशन के साथ स्वास्थ्य को भी, जो दूसरे दर्जा पर स्वास्थ्य को भी ले सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य मनुष्य की मनस्थिति से बहुत जुड़े हुए हैं। अगर स्वास्थ्य की ठीक रहने में कहीं से ठीक सहयोग मिल जाए तो उसके साथ होता है और उसका क्योर होता है, तो उसके साथ मन की बीमारी भी क्योर होने की प्रोसेस साथ चल सकते हैं। फिर लोक कलाएं, लोक सांस्कृतिक, इसमें भी बहुत शक्ति रखते हैं, तो इसमें भी क्या हम कैसा प्रवेश हो सकता है, ये भी सोचने की विषय होगा। और इसमें आधुनिक तकनीकी सुविधाएं हैं, वो समय के रूप से वो अपना बाधा ना बन करके एक सुविधा के रूप में हम कैसा उपयोग किया जा सकता है, इस पर भी शोध होना पड़ेगा। शोध इसलिए होना पड़ेगा कि कभी कभी हम उपकरणों की गुलाम हो जाते हैं और जिसके बिना हमारा काम रुक जाना, ऐसा भी होता है। तो इसको भी बहुत सूक्ष्मता से देखना होगा कि हम कैसा इसको अपने अनुकूल के रूप में अनुकूल बना करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्तेमाल नहीं करेंगे कोई चीज़ तो हम नकार सकते हैं कि ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सा चीज़ ऐसा है नकारना बहुत सरल भी नहीं होंगे और लाभदायक भी नहीं होंगे, तो उसमें से हम कैसा चल सकते हैं, इस पर भी शोध करना होगा। तो इन सारे शोधों की जो नतीजा होगा वो एक दूसरे के साथ शेयर करना होगा। तो मैं 2 शब्द में कल के प्रश्न का उत्तर के रूप में, या उत्तर तो नहीं कहा जाता है, प्रश्न से जोड़ करके एक सुझाव दें कि अगले 10 वर्षों में जो सद्विचार वाले लोग हैं, लाइक माइंडेड लोग हैं, वो अगले 200 साल की योजना तैयार करें और उस योजना में क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या करना है, और वो प्रारंभ 10 वर्षों में कैसा हो सकता है। ज्योतिष वाला कहते हैं, कुछ ज्योतिष वाले कहते हैं कि 2020 से 2030 तक ये 10 वर्ष योग परिवर्तन का समय है,
अतः शुरू में तो कोरोना ने युग परिवर्तन काफ़ी करा दिया। अब आगे 8 साल अब बचे हैं, तो उसमें हम लोग भी सक्रिय रहें तो कोई हर्जा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। मैं यहाँ अपने शब्दों को बयान देता हूँ, लोग अपने अपने विचार व्यक्त करें। फिर मैं भूल गया हूँ, अंग्रेज़ में भी थोड़ा बोलना चाहिए था। If the people could not understand what I was talking, then your other participants may help you to translate them in a nutshell. Thank you. Include what he said in brief. In a way, today is the last day because tomorrow morning Rinpoche will be going, and we will utilize the time till lunchtime for basically getting some feedback from everyone, whatever they have to say, and we hope to end it at lunchtime tomorrow. So in that sense, today is the last day. What Rinpoche ji has said, he has been saying for a long time. First time I heard him say this was in 2014. In Delhi, we had organized a seminar on modernity, and in that he had this suggestion that we should think in the span of 500 years. And we should try and work on what kind of a world will that be, 500 years from now. What kind of a world we would like to live in. What kind of systems, what kind of education, etc., etc. And for me it was difficult even to imagine that. And I was grappling with it. And then it occurred to me, and Rinpoche will help me by saying that whether I'm thinking in the right direction or not, that today, if we think in very short term of 20 years, 50 years, even 100 years, then we are constrained or limited by the environment in which we live. The kind of technology we use, or we have gotten used to, or we are taking it for granted as a compulsive thing. And even the systems. I mean, technology itself is a system, but I'm talking of other systems as well. So they kind of capture our mind space, and we get limited in our thinking. But if we think of 500 years, then perhaps that hold of these constraints loosen up a little bit. And therefore we can think in sort of by removing these limitations. And we can imagine a world without this kind of technology, for instance. But if we think in 20 years, 40 years, then it is difficult to imagine like that. So I thought that it made a lot of sense to me now, it making sense to me. He also said, I don't remember whether he said it in the same seminar or he said it later, but I very clearly remember he said someone should attempt writing something like Hind Swaraj in today's times, where Gandhiji is deconstructing modernity. This is how I see Hind Swaraj, apart from other things. One of the main themes of Hind Swaraj is that he is deconstructing modern systems for us. And he picked up 5 major systems in Hind Swaraj: the modern education system, the modern medical system, the modern technological system, the modern system of jurisprudence,
and the modern system of governance, which is modern democracy or the parliamentary democracy. Presidential democracy is no different, really. So he is deconstructing these and showing that how illusionary they are. What they profess, they are going exactly in the opposite direction. So in a way, it's a myth. I am connecting the two thoughts which have come from Rinpoche. One is this imagining a world 500 years or 300 years hence, what kind of a world we will like to live in. And what he's saying is also that what kind of a systems we would like to see, what kind of habitats we would like to see, what kind of, detailing those things as much as we can. And this writing something like Hind Swaraj, where we are deconstructing modernity, and we are also talking of the isness, and from isness we talk about in our imagination that 500 years and establishing that imagination from our parampara. Linking that imagination of 500 years hence to our traditions. The roots come from our tradition. So the root is the same, but it can take a shape of a very different kind. Rinpoche ji will. Today I feel that we are, I find a lot of people, I know at least 100 to 100, maybe more, people personally who are doing something or the other in different fields, in different locations. In India, I don't know many people abroad. But in India, I know, some of them are here. Some of you have come from Bangalore. Other people, everyone that I meet who is here. I think I won't be wrong in saying that all of us here are troubled by the present times and are attempting to understand it and to do something. And there is a sincerity which I see. And there are others who haven't come today or in this workshop. So including all those people, we are a group of 100, 150 people. Can we, I'm just leaving this thought to you, that can we think of doing something collectively, not in a centralized manner, but in an autonomous manner. But let's agree on a few basic principles and then work towards these two ideas broadly. Whatever we are doing, we continue doing, but work towards these two ideas. One is creating some kind of a new Hind Swaraj, we can give it whatever name, and imagining a world 500 years hence or 300 years hence, a future where what will be the habitats, what will be the relationships between the different sentient beings, not just human beings, what will be our outlook towards these various, how will we see the world, how will we see each and every entity, what will be our drishti. And I think first and foremost in that is, Rinpoche has given these 5-6 parameters which are very, very useful. What could be 10 or 20 basic grounding principles? For instance, interconnectivity between everything that we see and we don't see. Everything is codependent, interdependent. Everything is related to everything else.
this could be one of, I'm just thinking aloud, this could be one of the principles that our everything that we build will be starting from these kind of things. So this is one. The other is, this is when we say everything is interconnected, we are talking of here and now, at this moment, and every moment. Everything is interconnected. But everything is also interconnected in a different way if we believe in the, what should I say, in, let's say, reincarnation. That we are born and we'll be, this is a continuous cycle. So that is another thread. This is in present and that is in a different dimension. So these two I can think of. There could be others. We can apply our minds to it. Rinpoche is there to guide us. I don't want to trouble him too much, but he is certainly there to guide us. I take it for granted, Rinpoche ji. Can you repeat the second point? Reincarnation. Sorry? Sir, can you repeat the second point? The reincarnation? Yeah, I'm saying in present everything is interconnected, here and now, every moment. But there's another interconnectivity that I am not, this is not the end of my life. There's a, I'll be born again and I was in a different janam, पूरब janam भी था मेरा और आगे भी janam होगा. So we are connected in that sense also, in a different dimension. We'll have to apply our minds to it because before we work on it, on what 500 years will look like, my personal opinion is that because we are all afflicted with the ordinary rational mind, all of us are afflicted to a larger or smaller degree with the ordinary rational mind. Or let me put it another way, afflicted with modernity in one form or the other. It's very subtle and it has impacted even at the level of the way we think or perceive things. So, writing a book like Hind Swaraj perhaps will help us become more healthy or remove these remnants of, or at least become aware of these infliction of modernity on us. So I think that should be the first step. Now, I don't have any idea of how to go about it. These are very broad ideas. I don't have very clear-cut map in my mind on how to go about it and how do we collaborate without a centralized system, because we are all in different locations and it's very difficult to, meet very frequently. So something has to be evolved to think about these modalities and how it will work. But I think it is time that we start at least thinking seriously on these two things. This is very, very important. And maybe if you people feel like it's an open forum, we should devote some time today on thinking about these things. If someone has a concrete suggestion, I think that they should give. And of course, the theme of the workshop can go on. I don't think it's unrelated to that. It is very much related to whatever we are doing. In fact, we keep on giving different themes, different names to different workshops, but all workshops are workshops or dialogues or anything. They actually are only centered, because I see modernity as the biggest issue. It is all pervading, it is almost like God. So we are immersed in it. So unless we break the, this whole thing and we start seeing outside of it, nothing is going to happen. So let us today, I invite all of you to put what can be done, what different things can be done. In a way,
in a way, through Sith, we have been trying to do this only. This whole exercise of 3 or 4 days is also part of that. That is how I perceive it. And all other previous programs that we have done, or publishing Dharampalji's books, or this latest book that we have published, Bite Sahibs in India. All this I see as part of the same. It's not like fragmented and scattered or anything. I don't see it like that. So, what else can be done to plug the holes? How can we all work in some kind of a loose coordination and in more of a cohesive manner?